नमस्कार, मैं राहुल डबास फिर से आपके साथ वॉर डायरी लेकर के मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे वॉर ऑफ ईस्ट यानी पूर्व के युद्ध की। इससे पहले हमने आपको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और यूरोपियन यूनियन या यूं कहें नाटो की थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन के बारे में बताया। अब हम पूर्व की तरफ चलेंगे। पूर्व सबसे खतरनाक। पूर्व खतरनाक क्यों? क्योंकि पूर्व में ही रूस है, यानी रूस की सीमाओं के पास अब हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हमने कीव से खार्किव के सफर की शुरुआत की। बहुत लंबा, बहुत शानदार हाईवे जो कीव, खार्किव और उसके आगे जाकर के मॉस्को तक जाता है। बहुत शानदार खेत नजर आए। खेतों पर छिड़काव करने के लिए ड्रोन से लेकर और प्लेन्स तक का इस्तेमाल करना, शानदार सड़कें, लेफ्ट हैंड ड्राइव, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ियाँ होती है, वो सब कुछ करते हुए नज़र आए। और मैंने भी सोचा कि अपना हाथ साफ कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड ड्राइव को लेकर के। इंटरनेशनल लाइसेंस हम लोग दिल्ली से ही बनवा के लेके गए थे, भारत से ही बनवा के लेके गए थे। लगभग 550-550 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम कीव से खार्किव पहुंचे। कीव यूक्रेन की राजधानी, खार्किव यूक्रेन का वाणिज्य राजधानी, यानी दिल्ली और मुंबई की तुलना आप कीव और खार्किव से कर सकते हैं। जब हम वहां पहुंचे तब तक रात हो गए थे। हमें हेडलाइट जलाना मना किया गया था, क्योंकि हेडलाइट जलाने से भी पता चल सकती है लोकेशंस, क्योंकि हवा में उस वक्त यूक्रेन नहीं बल्कि रूस का राज था। रूस के फाइटर प्लेन्स, रूस के ड्रोन्स लगातार खार्किव के ऊपर मंडरा रहे थे। बिना हेडलाइट के जब हम चलाने लगे तो हमारे यहाँ गोल चक्कर को राइट से लिया जाता है, राउंड अबाउट को राइट से लिया जाता है, वहाँ लेफ्ट से लिया जाता है। तो हाईवेज तक तो मुझे आइडिया था कि हम अपनी लेन में चल रहे हैं, लेकिन जब गोल चक्कर आया तो मैंने रॉन्ग साइड ले लिया। मेरा मन था ड्राइव करने का, वो वीडियोज़ भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। तो ड्राइव करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया हमारा वहाँ की पुलिस की जीप के साथ। जीप तो नहीं, कोई और वाहन था, उसके साथ। पुलिस वालों से हमने सॉरी मांगा, उनसे ही हमने कहा कि यहाँ पे सारे होटल्स तो बंद होंगे, हमें रात के लगभग 11 बज गए थे, रात को रुकने की जगह मिल जाए ताकि हम कल सुबह से काम शुरू कर पाए। उन्होंने एक होटल में रुकवाया जहाँ हम लोग कैंडल के सहारे डिनर किया। हमने कैंडल के अलावा, बहुत छोटी लो के अलावा कुछ भी जलाने से मना किया गया था। उबली हुई सब्जी खाएं। लगातार बमबारी की आवाज़, गोलियों की आवाज़, धमाकों की आवाज़, क्योंकि यहाँ पर हम रशियन मेन बैटल ग्राउंड से 5 से 6 किलोमीटर दूर थे। आप सोचिए, मिसाइल नहीं, रॉकेट नहीं, तोप खाने नहीं, बल्कि गोलियों की आवाज़ भी हमें साफ साफ रात के समय, रात की शांति में खौफ की तरह से सुनाई दे रही थी। रात बहुत लंबी, बहुत मुश्किल, और वो रात कटी। सुबह हमने एक लोकल को हायर किया $100 प्रति दिन के हिसाब से, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 5,000 रुपये, कि आप हमें खार्किव में लोगों से मिलवाइए, परिवारों से मिलवाइए। उन्होंने कहा कि पाताल लोक चलना होगा। मैंने कहा पाताल लोक क्या, कुछ नई सीरीज वीरीज है क्या? बेसमेंट, अंडरग्राउंड। उन्होंने कहा अंडरग्राउंड चलना होगा। अंडरग्राउंड दरअसल एक फिल्म भी थी हॉलीवुड की, अगर हमारे कुछ साथियों ने देखी होगी तो समझ में आएगा। पाताल लोक भारत में एक सीरीज चलती है। मैंने कहा क्यों? बोले जी पाताल लोक में ही पूरा खार्किव यानी मुंबई जैसा बड़ा शहर शिफ्ट हो गया। अच्छा चलिए। रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन के नीचे ऊपर ही, यानी बेसमेंट मेट्रो के अंदर ही पूरा शहर बसा हुआ है। हम लोग गए, वहाँ हमें प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए बेसहारा लोग नजर आए। वो लोग जो अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं, जिनके पास बमुश्किल कुछ दिनों का ही खाना बचा हुआ है, बच्चे जिन्होंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद हम
रेलवे की बोगियों की तरफ जाते हैं, रेलवे के डब्बों की तरफ जाते हैं। दरअसल बड़े बड़े परिवारों ने अपना घर रेलवे के डब्बे के अंदर शिफ्ट कर दिया था। 10 लोगों का परिवार है तो 3-4 परिवार मिल करके एक डब्बे में रहेंगे, एक छोटा मोहल्ला मान के चलिए। फिर दूसरे डब्बे में कुछ और लोग रहेंगे, वहीं पर ही कपड़े लगा करके महिलाओं के लिए अलग से जगह बना ली, अगर किसी को फीड करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसके लिए अलग जगह बना ली, सोने के लिए अलग जगह बना ली, और उनकी पूरी की पूरी दुनिया वहीं पर ही चली गई है। यानी उनके घर का पता है अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, उनका घर है मेट्रो की बोगियां, और उनके बच्चों ने कई महीनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखा है। सिर्फ यही सुरक्षित इलाका बचा है, बाकी सब जगह, जी हां सब जगह बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। हम लगभग 2 दिन तक खार्किव में रहे। खार्किव में पहली रात हम रहे उस होटल में, दूसरा दिन हमने लगातार अंडरग्राउंड यानी पाताल लोक मेट्रोज में लोगों से बात की, और तीसरे दिन हम चले गए थोड़ा बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर की तरफ जब गए, बॉर्डर दरअसल दूर हुआ करता था, लेकिन खार्किव के पास तक रशियन फोर्सेस पहुंच गई थी। तो बॉर्डर्स पे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं पुतले, और पुतले वहां पे लड़ रहे हैं। आप सोचेंगे कैसी मजाक की बात है, पुतले भी कभी लड़ सकते हैं? जी हां, लड़ सकते हैं। वहां पर पुतले बनाए गए, पुतलों के पास लकड़ी की नकली गन्स दी गई ताकि जो हवा में उड़ने वाले, जंगल के ऊपर से हल्का फुल्का देखने वाले रशियन ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन देखे कि यहाँ पर यूक्रेनी आर्मी मौजूद है, और वो लैंड माइन्स बिछा के बैठी हुई हैं। लैंड माइन्स भी काफ़ी हद तक नकली, इक्का दुक्का छोड़ करके, पीछे की जो फोर्सेस है वो भी नकली, और उस वजह से रशियन फोर्सेस दूर रही, और वो भी कई सप्ताह तक डरी हुई रही। ये होती है इंटेलिजेंस। दरअसल CIA और MI6 यानी ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस के पास इस बात की प्योर इंटेलिजेंस थी, हार्ड इंटेलिजेंस थी कि रशियन ड्रोन्स जो खार्किव के बाहर आउटस्कर्ट्स में जंगलों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, उन ड्रोन्स में हीट सीकिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ। यानी वो नाइट विजन और डे विजन में ये तो भांप सकते हैं कि नीचे कोई है, इंसान जैसी शक्ल सूरत का, लेकिन वो ये नहीं भांप सकते कि उसके अंदर हीट सिग्नेचर है या नहीं है। यानी ह्यूमन हीट, जो मेरी त्वचा की गर्मी है, जो बताया जाता है कि मेरा टेम्परेचर लगभग 94 से लेकर 98-99 फ़ारेनहाइट तक होगा, वो उसे माप नहीं सकते। ऐसी इक्विपमेंट, ऐसे सेंसर्स उनके ड्रोन्स के पास नहीं है। लिहाजा पुतले खड़े कीजिए, पुतलों को दीजिए लकड़ी के हथियार, और लकड़ी के हथियारों को देखकर ही पुतिन की सेना डर जाएगी और उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जंग के इस मुकाम तक, यानी जंग शुरू होने के 2.5-3 महीने बाद तक भी, खार्किव को 4 महीने बाद तक टू बी प्रिसाइज रोक के रखा, बांध के रखा। खार्किव को रशियन इन्वेजन से सुरक्षित रखा गया। तीसरे दिन हम वहां रहे। उसके बाद बोले LPR और DPR चलते हैं। अब इससे पहले आपको समझा दूं कि LPR और DPR क्या है। LPR और DPR 2 देश हैं। आप ये कहेंगे देश है, ग्लोब में तो नजर नहीं आते, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। दरअसल ये देश सिर्फ 4-5 महीनों के लिए बनाए गए थे, उसके बाद खत्म हो गए हैं। ये कैसे देश हुए जो बने भी और खत्म भी हो गए? लुहांस्क और डोनेट्स्क, इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम बनाया गया LPR और DPR। इन दोनों को देश बनाया गया। देश के अंदर आज़ादी दिलाई गई। आज़ादी दिलाकर रशिया, बेलारूस और कुछ और देशों ने उसे मान्यता दिलाई। मान्यता दिलाकर के वहाँ रेफरेंडम हुआ, वहाँ पर चुनाव कराए गए। चुनाव के बाद जनता ने कहा कि हम आज़ाद नहीं रहना चाहते, हम यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते, हम रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लिहाजा आज आपको LPR और DPR नज़र इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों देश अब रशियन फेडरेशन में मर्ज हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में जब पुतिन और ट्रंप बैठकर के बातचीत की टेबल पर होंगे, तब तक ये देश मिट चुके हैं और तब तक ये रशियन फेडरेशन, रशिया के रूसी संघ का हिस्सा हो चुके हैं, उसके अंदर हिस्से हो चुके, उनका अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
सोचा चलो अब और आगे चलते हैं जहाँ जंग ज़बरदस्त हो रही है। वहाँ हमने फिर से एक किसी लोकल रिपोर्टर को हमने अपना गाइड रखा। भाई ट्रांसलेशन भी करेगा, भाई लाइनअप भी कराएगा, यानी फिक्सर और गाइड। $200, पहले हमने $100 दिए थे, $200 पर डे, यानी 8 से 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन हम सिर्फ एक लोकल को दे रहे हैं ताकि वो हमें अलग अलग जगह लेकर जाए। और ये खर्चा सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें जिस वॉर फ्रंट पे जाना है वहाँ पर सैनिकों के लिए कोल्ड ड्रिंक, बियर और सिगरेट साथ में लेके जानी है। ये एक समझ लीजिए वहाँ की लोकल ब्राइब कि आप सिगरेट, बियर, कोल्ड ड्रिंक लेके जाएंगे, वहाँ की सेना में बांटेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बांटेंगे, वो आपको एक्सेस देंगे और वहाँ हम काम कर सकते हैं। तो पहले दिन वो हमें लेकर गए और लोहांस के मेयर का इंटरव्यू करवाया, लेकिन वो लोहांस से लगभग 30 से लेकर 40 किलोमीटर दूर किसी और शहर में थे, क्योंकि लोहांस में तब तक रूस का कब्जा हो चुका था। मेयर ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम लोहांस की आज़ादी तक लड़ते रहेंगे। हालांकि मेयर साहब की आंखें, उनका चेहरा ये बताने और जताने के लिए काफ़ी थे कि ये जंग अब वो हार चुके हैं। जहां वो मौजूद हैं वो इलाका भी कब तक उनके पास रहे, ये समझना भी उनके लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। अगले दिन हम डोनेंस की तरफ गए। डोनेंस में हमें दिए गए बम बेड्स, वो एक के ऊपर एक बेड नहीं होते, आपने ऐड में देखे होंगे, नीचे बेड ऊपर बेड ऊपर बेड, बम बेड्स दिए गए। मिलिट्री वालों के साथ ही उनके मैस में हमने खाना खाया। सुबह का हमारा लाइनअप था कि हम यहाँ से 30 किलोमीटर जाएंगे दूर, वहाँ पे ट्रेंचेस हैं, वहाँ पे जंग चल रही है, जंग पे शूट करेंगे, सिगरेट्स, बियर्स और कोल्ड ड्रिंक्स हमने ले ली थी, वो बांटे जाएंगे। रात के समय मेरे कैमरा सहयोगी, जो अब इस संस्थान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनका नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने वहाँ की आर्मी यानी यूक्रेनी फोर्सेस के साथ ज़्यादा ड्रिंक कर ली और उन्हें शायद यूक्रेन की दारू सूट नहीं की, और अगले दिन सुबह वो बहुत देरी से उठे। हमारा इरादा था कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे फ्रेश होके रेडी होंगे और लगभग 8:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वॉर फ्रंट पर, 2 घंटे काम करेंगे, 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। लेकिन हम 1.5-2 घंटे बाद निकले और जाते हुए भी हमने कुछ गाँव को शूट किया, जो गाँव खाली हो गए हैं, जहाँ पे छत उड़ चुकी है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, लोकल शॉपिंग सेंटर्स उड़ चुके हैं, जहाँ पे स्कूल्स ख़त्म हो गए हैं, जहाँ पे अस्पताल खत्म हो गए हैं। अस्पताल में जो मशीनरी थी, जो लोग नहीं निकाले जा सके, उनकी लाशों को निकालने वाला भी कोई शेष नहीं रह गया है। वो शूट करते कराते हम लगभग 500 मीटर दूर थे उस वॉर फ्रंट पर जहाँ गोलाबारी चल रही थी, जहाँ पे आर्टिलरी थी। वहाँ पे दरअसल हिमार्स लगाया गया था। हिमार्स हाईली मनूवर करता हुआ एक ऐसा तोपखाना है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। हालांकि उसकी रेंज तो ज़्यादा है, लेकिन लगभग 70 से लगे 90 किलोमीटर की रेडियस में मार करने वाले ही जो उसके शेल हैं वो अमेरिका ने दिए थे, ताकि लोहांस और डोनेंस तक ही हमला किया जाए, मेनलैंड रशिया तक नहीं। यानी अपने इलाके में जंग चलेगी। जब रूस ने जीत लिया है, रूस की परिधि के अंदर जाके, रूस के सीमाओं के अंदर जाकर के बमबारी नहीं की जाएगी। हमने वो तोपखाना दिखाना था। देरी से थे, अभी तक हमें वहाँ पहुँच के काम कर रहे होते, अगर वक्त से होते तो। 500 मीटर दूर थे, हम जा रहे हैं रूस की तरफ। रूस की तरफ से एक प्लेन आता है, एक फाइटर प्लेन। उस फाइटर प्लेन को देख करके मेरे कैमरा सहयोगी मुझसे पूछते हैं, भाई कौन सा? आगे बैठा हुआ है ड्राइवर, आगे बैठा हुआ है फिक्सर, दोनों के दोनों यूक्रेनी, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी दोनों इंडियन। और बोला कौन सा? मैंने कहा भाई रूसी, रशियन। और ये चीज़ समझ में आ गई थी ड्राइवर को भी और फिक्सर को भी। उन्होंने उसी टाइम ब्रेक मार दी, इमरजेंसी ब्रेक, गाड़ी रुक जाती। वो प्लेन यूक्रेन की तरफ से आ रहा था, यानी सोचिए कहीं और बमबारी करके आया होगा, और लगभग 50 फुट से लेकर 100 फुट के बीच में ही ट्री हाइट पर, यानी पेड़ों की ऊंचाई पर ही रेडार से बचने के लिए उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा था।
बहुत अच्छा सोनिक बूम था, घबराहट वाला। उसने कहा हाउ, मैंने कहा 2 इंजन। यानी उस वक्त जितने भी यूक्रेन के पास मौजूदा फाइटर प्लेन्स थे उनके पास सिंगल इंजन था, लेकिन यहां पर डबल इंजन था, इसलिए लिहाजा हम समझ गए कि ये रूसी प्लेन है। जहां जिन ट्रेंचेस पे हमें काम करना था, उस ट्रेंचेस पर जाकर के वहां बमबारी हो जाती है। वहां जितने फौजी काम कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, सारे मारे जाते हैं। वो फौजी जिनके लिए हम सिगरेट, बियर और कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे थे, वो फौजी जिनके साथ हमें काम करना था, जिनके साथ हमें युद्ध की तस्वीरें दिखानी थी, वो फौजी अपने मुल्क के लिए शहीद हो चुके हैं, अपने देश के लिए बलिदान हो चुके हैं। यानी अगर हमारा कैमरा सहयोगी रात के समय बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता तो हम भी उस जंग में मारे गए होते, और शायद मेरा पार्थिव शरीर नहीं बल्कि मटके में अस्थियों को लेकर आने का ही विकल्प रहता। हम भागते हैं, बेतहाशा भागते हैं। 30-40 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ पर थोड़ा सा हाईवे नज़र आया, मेन हाईवे, वहाँ रुकते हैं। मेरा कैमरा सहयोगी घबराया होता है। मैं उससे कहता हूँ, क्योंकि मैं पूरा नाम नहीं बता सकता, वो यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा झाजी क्या हुआ? बोला भाई मेरी आत्मा आज निकल जाती और मेरे शरीर से पूछ रही होती कि तुमने क्या गलती कर दी। क्योंकि अगर वो रशियन फाइटर प्लेन मिसाइल रॉकेट छोड़िए, अगर अपनी मशीन गन का बटन दबा देते तो हमारी गाड़ी ऐसी उड़ रही होती जैसे सनी देओल की फिल्मों में गाड़ियां हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। वहां हम पहुंचे, लेकिन तब भी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, क्योंकि वो हाईवे ऐसा था जहां दोनों तरफ मिसाइल स्ट्राइक हो रही थी। लगातार तोप खाने से हमला किया जा रहा था, क्योंकि रशियन बॉर्डर, लुहांस्क और डोनेट्स्क जीता हुआ इलाका, वहां से 40 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। और उस बमबारी में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी हॉलीवुड की फिल्म के सेट पर हैं। बस फर्क ये कि यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होगा, बस फर्क ये कि यहाँ पर गोला बम बारूद सब कुछ असली है, बस फर्क ये कि जो बम के धमाके हो रहे हैं उससे हमारी गाड़ी का कांच हिल रहा है, शीशा हिल रहा है, हमारे रोवे खड़े हो रहे हैं। और उस हाईवे से बचते बचाते हुए हम बमुश्किल सेफ जोन पहुंचे। सोचिए कि अगर कुछ आधे घंटे का अंतर होता, अगर मेरे कैमरा सहयोगी ने ड्रिंक नहीं की होती तो हम भी वहीं पर ही मारे जाते। अब तक जंग, बारूद, आग, दहशत देख देख कर हमारा दिल भी कांपने लगा था, हमारी रूह भी कांपने लगी थी, और एक्सपायर हो रहा था हमारा वीज़ा भी। लिहाजा हम वापस कीव पहुंचे, कीव से पोलैंड, पोलैंड से न्यू दिल्ली यानी भारत। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, वॉर डायरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा यूरोप के लिए उड़ान भरेंगे। तब हम अकेले नहीं होंगे, बल्कि हमारे से पहली फ्लाइट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी होंगे। प्रधानमंत्री, जब हम वापस पहुंचे तो हमें दोबारा वीज़ा लेना था, और वीज़ा हमने इस बार यूरोपियन यूनियन का लिया G7 की मीटिंग के लिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाली थी 2022 की ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ की बैठक, जिसमें स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। वहाँ से लेकर के मैक्रोन यानी फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी थी भारत के प्रधानमंत्री की। यानी हम बर्लिन से लेकर के पेरिस की यात्रा करने वाले थे। बहुत कुछ है। पेरिस उतना भी खूबसूरत नहीं जितना आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम की रील्स पे नज़र आता है। यूरोप दरक रहा है, यूरोप में वाइट स्किन कम हो रही है, यूरोप में पूर्वी यूरोप से लेकर प्रवासी और अफ्रीकियों की संख्या बढ़ रही है।
पेरिस के हालात चांदनी चौक जैसे हकीकत में हैं और बर्लिन में G7 की मीटिंग के वक्त भारत की राजनीति कैसी रहने वाली है, भारत की रणनीति कैसे रहने वाली है, क्योंकि अब तक दो ध्रुव बन चुके थे। एक तरफ नेटो के देश हैं, दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया, दूसरी तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है रूस और चीन। और भारत जिस तुला की तरफ जाएगा वो तुला दूसरी तरफ झुकती हुई नजर आएगी। यानी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 यात्रा की, फ्रांस से लेकर के जर्मनी के हालात आपको दिखाएंगे और उसके बाद जंग में वापस लौट जाएंगे, यानी यूक्रेन की युद्धग्रस्त सरजमीन पर। तब तक राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।